वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में और उस डिवाइस का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG। वैसे तो कई प्रकार के गैल्वेनोमीटर होते हैं, जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज केवल हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए यूज की जाती है। मतलब कम से कम करंट को भी ये मेजर कर सके। ठीक है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में से स्मॉल करंट या फिर डिटेक्ट करने के लिए या फिर उसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डिवाइस का प्रिंसिपल। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है? इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक आर्टिकल, क्या कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कॉइल के ऊपर क्या पड़ता है? वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। क्या करती है? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। ठीक है। तो उसी प्रिंसिपल के ऊपर ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बेस्ड है। यानी प्रिंसिपल आ गया इसका, प्रिंसिपल व्हेन करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन uniform magnetic field, it experiences torque। तो ये क्या करती है? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। ठीक है। जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। ठीक है। अब आती है मेन पार्ट है इसका, इसकी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि इसको बनाया कैसे जा रहा है। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक कॉपर वायर लेते हैं इंसुलेटेड। ठीक है। और उसको बाइंड कर दिया जाता है किसके ऊपर? यानी कि एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया जाता है। इट मे बी सिलेंड्रिकल, इट मे बी स्फेरिकल। ठीक है। ये स्फेरिकल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी। तो इसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की बाइंडिंग कर दी जाती है। ठीक है। और उस कॉइल की कई टर्न्स होंगी, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इसकी लगाई जाएंगी और इसके ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसको बाइंड कर दिया जाएगा। ठीक है। और इसको रख देते हैं हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? जैसे मान लीजिए हमने एक ये आयरन कोर ले लिया, स्फेरिकल आयरन कोर ले लिया। इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि इस कॉइल की बाइंडिंग कर देते हैं, मतलब कॉपर वायर को लपेट देते हैं इसके ऊपर इस तरह से। अब इसका एक एंड जो है वायर का, उसको हम हेयर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे एंड को दूसरे हेयर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दो टर्मिनल बने हुए। ठीक है। तो ये हमारी कॉइल बनी। क्लियर? अब इस कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लेते हैं। तो हॉर्सशू मैग्नेट में, लेकिन वो जो मैग्नेट है उसमें हम कॉन्केव मैग्नेट यूज करते हैं, लाइक दिस। ये इसका एक पोल आ गया नॉर्थ पोल और ये आ गया इसका साउथ पोल। अब समझना यहाँ पर कि ये मैंने इस तरह से क्यों लगाया, क्योंकि ये जो मैग्नेट है ये कॉन्केव मैग्नेट है, लाइक दिस। इस तरह से है ये मैग्नेट है, लाइक
फिक्स, ये कॉनकेव मैग्नेट है और इसके अंदर स्फेरिकल आयरन कोर रखा गया है जिसके ऊपर हमने कॉइल को लपेटा है। इस तरह से कॉनकेव मैग्नेट है, ये कॉनकेव है। कॉनकेव किस लिए लगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसके कॉनकेव मैग्नेट के अंदर स्फेरिकल आयरन कोर के ऊपर इसको पॉइंट किया जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि जैसे पहली बात तो ये कि इस कॉइल को आयरन कोर के ऊपर क्यों लपेटा गया। आयरन कोर के ऊपर लपेटने से क्या फायदा होगा कि जब हमने मैग्नेट के अंदर रखा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इसमें से अधिकतर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आयरन में से पास करेंगी, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे इसमें से, ठीक है। तो एक तो इसका फंक्शन है ये कि ताकि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो। दूसरा क्या फंक्शन है इसका कि कॉनकेव मैग्नेट के अंदर हमने इसको रखा, तो जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, ठीक है। अब ये अगर कॉइल है मे बी सिलेंड्रिकल मे बी स्फेरिकल, अब स्फेरिकल भी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर बाइंडिंग है मान लीजिए इस तरह से अगर बाइंडिंग है तो इसका ये प्लेन आ गया कॉइल का। जैसे मान लीजिए ये एक आयरन कोर है, तो मैंने क्या किया इसके ऊपर इसकी बाइंडिंग कर दी लाइक दिस, ये इस तरह से बाइंडिंग हो गई। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर हमने बाइंड कर दी, ये कॉइल है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करना, ये कॉइल का प्लेन आ गया अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, इसके दो टर्मिनल्स होंगे, ये आ गया। हालांकि मेरे पास ये सिलेंड्रिकल है, हम सिलेंड्रिकल के ऊपर भी इसको बाइंड कर सकते हैं, स्फेरिकल के ऊपर भी बाइंड कर सकते हैं, इसको इसी तरह से बाइंड किया जाएगा स्फेरिकल के ऊपर, ठीक है। तो इसके दो एंड आ गए, ये दो टर्मिनल आ गए। एक टर्मिनल को मैंने इस हेयर स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया, जैसे मान लीजिए इसको मैं S1 स्प्रिंग बोलता हूँ, इसको S2 बोलता हूँ। एक को मैंने S1 के साथ जोड़ दिया और दूसरे टर्मिनल को S2 के साथ जोड़ दिया। अब क्या किया मैंने, इसके अंदर एक इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब यहाँ से ये जो मैग्नेट लगा रखे हैं मैंने, इस तरफ भी एक कॉनकेव मैग्नेट लगा रखा है और इस तरफ भी एक कॉनकेव मैग्नेट लगा रखा है, ठीक है। अब जब कॉनकेव मैग्नेट लगाया हमने तो यहाँ से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से जाएंगी लाइक दिस, और इसकी वजह से क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा लाइक दिस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसमें से पास करेंगी और इसके कारण रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है देखिएगा, अब जैसे मान लो ये कॉनकेव मैग्नेट है, अब ये समझना ये प्लेन है इस कॉइल का, तो इसका मतलब यहाँ से निकलने वाली जो लाइन है वो सीधी जा रही है। हालांकि इधर से निकलने वाली लाइन जो है वो यूं जा रही है, वो प्लेन के पैरेलल नहीं है, लेकिन यहाँ से जो आने वाली लाइन है देखिएगा, यहाँ से जो निकलने वाली लाइन है वो प्लेन के पैरेलल। अब अगर कॉइल रोटेट भी कर गई, यूं रोटेट हो गई, तो अब इधर से निकलने वाली लाइन पैरेलल हो जाएंगी इसके प्लेन के, इस तरह से। कॉइल यहाँ रोटेट कर गई तो इधर से निकलने वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, या इधर से निकलने वाली लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो रखते हैं तो इसकी वजह से क्या हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल प्लेन के पैरेलल रहें, ताकि ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करें किसी भी पोजीशन के ऊपर। जैसे मान लो ये है तो इसमें से फील्ड लाइन जो रहेंगी वो पैरेलल रहनी चाहिए, प्लेन के पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि इसके प्लेन के पैरेलल है। तो उस केस में क्या होगा, ये कॉइल जो है वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बॉन्डेड ऑन स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल आयरन कोर। फर्स्ट पॉइंट ये किससे बनी हुई है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बॉन्डेड ऑन स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल आयरन कोर। नोट कर सकते हैं आप, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर पहला। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके जो एंड्स हैं उनको हम हेयर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। द एंड्स ऑफ द कॉइल्स आर कनेक्टेड टू हेयर स्प्रिंग्स S1 एंड S2। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया, नोट करते रहिएगा साथ साथ। अब ये जो कॉइल है इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। द कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक
फिर अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, एक कॉइल के साथ हम एक पॉइंटर कनेक्ट कर देते हैं यहाँ। ये पॉइंटर क्या करेगा कि जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा, ठीक है, इसके साथ घूमेंगे, ठीक है। तो कॉइल जो है वो इसके साथ हम एक पॉइंटर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक स्केल लगा दी जाती है इस तरह से। अब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जो सेंट्रल पॉइंट है बीच में 0 होती है। अब इधर भी इसमें डिवीजन लगे होते हैं, लगभग 30 डिवीजन या 20 डिवीजन इसमें लगे होते हैं दोनों तरफ, और इस तरफ भी डिवीजन लगे होते हैं। तो ये स्केल इसके ऊपर लगा दी जाती है, ये आगे इसकी स्केल। और इस होल डिवाइस को हम क्या करते हैं, एक कंटेनर के अंदर रख देते हैं। दैट्स ऑल। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो कि इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल having large number of turns bonded on spherical or a cylindrical iron core. The coil is placed in uniform magnetic field, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सा होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमेशा पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल रहेगा, अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर में, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंटर कनेक्ट कर दिया जाता है इसके साथ, और जैसे ही कॉइल रोटेट करती है तो ये पॉइंटर भी रोटेट करता है, ठीक है। क्लियर हो गया कंस्ट्रक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वर्किंग। वर्किंग कैसे होती है, हाउ इट डिफेक्ट द करंट। वर्किंग एंड थ्योरी, वर्किंग एंड थ्योरी। आप समझ, जैसे ही हम यहां से करंट फ्लो करते हैं, पहले तो वर्किंग समझो, करंट यहां से फ्लो किया, जैसे मान लो जिसके साथ जो भी करंट हमने किसी सर्किट में से करंट मेजर करना है, तो बीच में इसको ये जोड़ दिया, मान लो ये करंट मेजर करना है, ठीक है। कोई भी सर्किट हो सकता है इसमें से, और उसमें से फ्लो करने वाला करंट हमने मेजर करना है। अब हमने जैसे ही की को ऑन किया यहां से, व्हाट हैपन, इसमें से करंट फ्लो कर गया। अब जैसे ही करंट फ्लो किया तो इस कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है, इसको शो करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हमने इसको इसमें से करंट फ्लो करवा दिया, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा, व्हाट हैपन, ये जो कॉइल है ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। अब अगर ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी तो ये इधर रोटेट कर जाएगी, जैसे ये इधर रोटेट करेगी तो ये पॉइंटर जो है वो आपका इधर पहुंच जाएगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो जाएगी पॉइंटर के अंदर, ठीक है। पॉइंटर के अंदर अगर डिफ्लेक्शन हो गई, करंट फ्लो किया, इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस किया, तो ये रोटेट हो गई, तो पॉइंटर इधर चला गया, ठीक है। क्लियर हो गया, बस करंट मेजर हो गया यहां से। चलिए देखते हैं आप। सपोज लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स लगाई है, एंड a इज द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, इसका जो एरिया है वो a है। जैसे मान लो सिंपल सी बात है, मैंने यूं बाइंड कर रखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये इसकी लेंथ आ गई, ये ब्रेड्थ आ गई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया एरिया, तो a इज द एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। अगर if I is the current through the, if I is the current through coil, अगर I जो है वो करंट है कॉइल में से, तो अल्टीमेटली ये कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है करंट इधर से जा रहा है तो टॉर्क इधर हो सकता है, करंट इधर से जा रहा है तो टॉर्क इधर हो सकता है, तो ये डिफ्लेक्शन कहीं भी हो सकती है, इसमें जीरो यहाँ बीच में रहती है, ठीक है। अगर I इसमें से करंट है तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। बताइए कितना टॉर्क एक्ट करेगा। इससे पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या, टाउ इज इक्वल टू NIBA cos थीटा, यही फॉर्मूला पढ़ा था, या फिर दूसरा पढ़ा था हमने NIBA sin अल्फा। यहाँ आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दोनों में से,
यहाँ, लेकिन पॉइंट नोट करने वाला यहाँ। अब यहाँ मैंने कौन सा फील्ड लगा रखा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है रेडियल, और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, द मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑलवेज पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल। तो पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल है, तो उसका मतलब ये हो गया कि कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, अगर ये पैरेलल है प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू है 0। दूसरा पॉइंट, ये दोनों फॉर्मूला यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन रह जाता है कि जी उस बुक में साइन दे रखा है, उसमें कॉस दे रखा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दोनों ठीक है। ठीक कैसे हैं वो देखिए, या एक तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो थीटा का मतलब है दिस इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये कॉइल का प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0। दूसरा, अगर हम यूज करते हैं साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कौन सा होगा, अल्फा जो एंगल है that is the angle between magnetic field and normal to the plane of the coil। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल इधर है। अगर मैं साइन वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो साइन वाला फॉर्मूला तब भी यूज होगा, दिस अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर है तो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल इधर होगा, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है यहाँ। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप ये वाला, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो cos 0 की वैल्यू 1, और अगर थीटा अल्फा की वैल्यू 90 रखता हूँ तो भी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो उस केस में tau is equal to NIVA, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, यही मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम किसकी वजह से है, ये है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो पैरेलल टू, हमेशा किसी भी ओरिएंटेशन के ऊपर चली जाएगी तो हमेशा पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। या फिर परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, जो प्लेन कॉइल के प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा उसके ऊपर, उसके साथ परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर है और प्लेन के साथ पैरेलल है, दैट इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन बनता है क्या, कि व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड। नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन को कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इसको अचीव कैसे किया जाता है। तो सिंपली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज ऑलवेज पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल एंड इट इज अचीव्ड बाय बाइंडिंग द कॉइल, किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर। और आयरन कोर भी कैसा होना चाहिए, या तो सिलिंड्रिकल हो या फिर स्फेरिकल हो। तो इसका मतलब बाय बाइंडिंग द कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, ठीक है, एंड प्लेसिंग इट इनसाइड द कॉनकेव मैग्नेट। कॉनकेव मैग्नेट के अंदर रखोगे तभी इसके कारण जो है वो क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। पैरेलल टू, हमेशा चाहे कॉइल कहीं भी घूम जाएगी तो हमेशा पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, द मैग्नेटिक फील्ड which is always parallel to plane of the coil and it can be achieved by binding the coil on spherical or cylindrical iron core and placing it inside the concave magnet। तो इस तरह से आंसर देना है आप लोगों को। अब चलिए, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर लिया, जैसे ही हमने करंट फ्लो किया तो इसने करंट टॉर्क एक्सपीरियंस कर लिया। कहाँ टॉर्क एक्सपीरियंस किया, इस तरह एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है। अब कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया, NIVA, दिस विल बी द मैक्सिमम टॉर्क। अब क्या होगा, जैसे ही ये कॉइल, अंडरस्टैंड करना, जैसे ये कॉइल आगे रोटेट करेगी तो ये स्प्रिंग खींचेगा, इसमें एक्सपेंशन होगी और इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगी। अब क्या होगा, ये स्प्रिंग इसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है और ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इसको पीछे लाने की कोशिश करेंगे ये दोनों स्प्रिंग, ठीक है। इनकी सहायता से क्या होगा, कॉइल पीछे आने की कोशिश करेगी, क्लियर। तो इसका मतलब ये दोनों स्प्रिंग क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को रीस्टोरिंग टॉर्क दे रहे हैं, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क
ठीक है। अब मान लीजिए इसमें जैसे ही टॉर्क एक्सपीरियंस किया कॉइल में, तो इसमें थीटा की डिफ्लेक्शन हो गई, ये थीटा की डिफ्लेक्शन। मान लो पहले पॉइंट पे यहाँ था, जैसे ही करंट फ्लो किया यहाँ पहुंच गया, तो इसमें कितनी डिफ्लेक्शन हो गई, थीटा की डिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है। कॉइल में थीटा की डिफ्लेक्शन हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ K is restoring, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, restoring torque per unit twist, per unit twist। क्या मतलब होगा इसका कि यूनिट ट्विस्ट के लिए आप ये बोल सकते हो कि यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए अगर इसका रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो K है, तो थीटा डिफ्लेक्शन के लिए कितना हो जाएगा, K इंटू थीटा। तो यूनिट ट्विस्ट के लिए अगर K इसका रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू कितना, K थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि जितना टॉर्क इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा, उतना ही टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क लगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये टॉर्क दिया है स्प्रिंग से, ठीक है। तो इट मीन ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए, क्योंकि जितना टॉर्क इसमें था इधर लगा, उतना ही टॉर्क इन स्प्रिंग में दिया, तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बन जाएगा, NIBA is equal to K theta from 1 and 2। अब यहां से I is equal to K theta upon NBA, K theta upon NBA। अब क्योंकि K जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स भी इसमें फिक्स है। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स लगा हुआ है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। एरिया कॉइल का फिक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि ये टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू G थीटा, और G क्या चीज है, वेयर G इज इक्वल टू K अपॉन NBA, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको क्या नाम देते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। इट मींस ये कांस्टेंट वैल्यू है, देन I प्रोपोर्शनल टू थीटा, I प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। क्या मतलब होगा इसका कि अगर करंट इसमें से ज्यादा फ्लो करेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा करंट मेजर करेगा, और अगर करंट कम होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन कम होगी, ठीक है। तो I प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्लियर हो गया। डिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये करंट को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। यही इसकी फंक्शनलिटी, तो ये आ गई इसकी वर्किंग, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए वर्किंग में क्या है, जैसे करंट फ्लो करोगे ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, NIBA टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और उसकी वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू K थीटा, K थीटा मस्ट बी इक्वल टू दिस मच। हो गया क्लियर। अब आती है इंपॉर्टेंट बात इसमें, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। चलिए ये हटा देता हूं, sensitivity of galvanometer। What is sensitivity? देखिए, अब किसी भी डिवाइस को हम सेंसिटिव कब बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ, एक सिंपल सी बात है, कई बार हम धीरे बोलते हैं तो कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं सुनाई देता। अब हम ये बोलते हैं कि जिसने सुन लिया उसके कान बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब जिसके कानों ने कम से कम आवाज को भी डिटेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब हुआ वो ज्यादा सेंसिटिव हुआ, और जिसको नहीं सुनाई दिया उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ, यानी सिंपली अगर गैल्वेनोमीटर की हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो क्या मतलब हुआ कि कम से कम मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट कर पाता है तो वही उतना ही सेंसिटिव होगा। कहने का मतलब ये हो गया, जो जितना कम करंट
मेजर कर सकता है वो उतना ही सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मिनिमम मेजरमेंट मेड बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। अब इसमें जो सेंसिटिविटी हम डिस्कस करते हैं वो दो प्रकार की सेंसिटिविटी डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी? वेरी फर्स्ट इज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, व्हाट इज सेंसिटिविटी? अब एक सिंपल सी बात है, अगर स्मॉल करंट की फ्लो किया जा रहा है, अगर इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये ज्यादा सेंसिटिव है। कम करंट से भी अगर ये ज्यादा डिफ्लेक्शन दे देगा तो इसका मतलब सेंसिटिव ज्यादा होगा। तो करंट सेंसिटिविटी का क्या मतलब हुआ कि कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है जब हम कोई करंट फ्लो कर रहे हैं इसमें से, यानी करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, कि जब यूनिट करंट इसमें से फ्लो किया जाएगा तो कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। जैसे मान लीजिए यहां हम बात करें, थोड़ा सा करंट फ्लो कर दिया 11, अगर इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गई, थोड़ा सा करंट फ्लो करने से भी ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गई तो इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। अगर मान लीजिए आई करंट फ्लो करने से इसमें थीटा की डिफ्लेक्शन हो रही है तो यूनिट करंट फ्लो करने से कितनी डिफ्लेक्शन होगी, यानी कि आई एस इज इक्वल टू, करंट सेंसिटिविटी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आई एस से, आई एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। आई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा अपॉन आई। ठीक है, अगर थीटा की डिफ्लेक्शन आई करंट से है, जैसे मान लो मैंने आई करंट इसमें से फ्लो किया और इसमें डिफ्लेक्शन आ गई थीटा से, तो यूनिट करंट से कितनी डिफ्लेक्शन आएगी? थीटा अपॉन आई, व्हिच इज इक्वल टू, अब देखिए थीटा की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई को इस तरफ ले जाओ तो थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू, यहीं से इस रिलेशन से देखिएगा थीटा अपॉन आई की वैल्यू, तो थीटा इधर चला गया, एन बी ए इधर आ गया, के नीचे आ गया, तो ये बन गया एन बी ए अपॉन के। ठीक है, तो ये आ जाएगा एन बी ए अपॉन के, या फिर यहां से रख दो आई की वैल्यू रख दो, ये के थीटा अपॉन एन बी ए, तो एन बी ए ऊपर चला जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास करंट सेंसिटिविटी। क्लियर? अब कौन कौन से फैक्टर के ऊपर करंट सेंसिटिविटी जो है वो डिपेंड कर रही है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देखिए, एक तो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। फैक्टर कौन से हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रही है? फैक्टर्स ऑन विच द करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स, ऑन विच करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। देखिएगा, पहला फैक्टर आ गया नंबर ऑफ टर्न्स। क्या मतलब? ध्यान देना, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करता हूं कॉइल की, तो अंडरस्टूड सी बात है, करंट सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करता हूं तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से जितनी मर्जी टर्न इसमें ऐड करते जाइए। क्या होगा? अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया, एक लिमिट तक ही हम इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट, क्योंकि उसके बाद क्या होगा? कॉपर वायर की ही अगर हम एक कॉइल बना रहे हैं तो कॉपर वायर का खुद का भी रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो इसका क्या होगा? जब हम बाइंडिंग बहुत ज्यादा टर्न्स करके बाइंडिंग कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट, कम करंट को ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब उसकी जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वी कैन बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स we can increase the current sensitivity, but these number of turns can be increased up to certain limit. They cannot be increased beyond certain limit, क्योंकि फिर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कॉइल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो बाय इंक्रीजिंग
यानी आप सिंपल बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने से जो है बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज। ठीक है। तीसरा एरिया ऑफ द कॉइल, यहाँ भी ये पॉइंट नोट करने वाला है कि एरिया को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बट एरिया कैन बी इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट। एरिया भी एक सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे? अगर हम एरिया को बढ़ा देते हैं तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये बल्की हो जाएगा एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज इट। दैट इज व्हाई एरिया कैन बी इंक्रीज्ड अप टू सर्टेन लिमिट। नेक्स्ट वन के। के क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो अगर इसमें के के साथ करंट सेंसिटिविटी का है इनवर्स रिलेशन, तो इसका मतलब बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ के रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है। तो बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ के वी कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर हो गया? तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी मेरे पास? NBA अपॉन के। सेकंड कौन सी सेंसिटिविटी है? सेकंड वन इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। What is voltage sensitivity? Voltage sensitivity. Voltage sensitivity. What is voltage sensitivity? देखिए, अब करंट सेंसिटिविटी, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं अप्लाई करता हूं तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट लगाते हैं तो आप बोल दीजिए डिफ्लेक्शन produced per unit potential difference applied। ठीक है। तो जब हम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस केस में कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Vs। तो Vs हो जाएगा थीटा अपॉन V, बट V कैन बी रिटन एज थीटा इज V इज इक्वल टू IR। क्लियर? तो I की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो I की वैल्यू हो जाएगी NBA k थीटा अपॉन NBA, तो Vs आ जाएगी Vs इज इक्वल टू I थीटा अपॉन I। अगर यहां से देखा जाए तो थीटा अपॉन IS भी हो सकता है, तो इसको मैं IS अपॉन R भी लिख सकता हूं। देखिएगा थीटा अपॉन I जो था वो IS था, करंट सेंसिटिविटी यानी करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी थी ये, तो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो Vs इज इक्वल टू NBA अपॉन K इनटू R। करंट सेंसिटिविटी थी मेरे पास NBA अपॉन K और वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई NBA अपॉन KR, यानी कि करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड करती है? देखिए, जिन फैक्टर के ऊपर करंट सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है उनके ऊपर ही जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो उनके ऊपर ही डिपेंड करती है। लेकिन इसमें एक फैक्टर एक्स्ट्रा है, वो कौन सा? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब मोस्टली एक क्वेश्चन बनता है कि इफ वी इंक्रीज द, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, if we increase the current sensitivity of a galvanometer then it is not necessary the voltage sensitivity also increases। मतलब अगर हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो। जस्टिफाई योर आंसर या फिर गिव रीजन फॉर योर आंसर, या फिर इसको एक्सप्लेन करो कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जा रहा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। तो देखिए, वेरी सिंपल, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स विद इन द सर्टेन लिमिट, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं तो बेटा करंट सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से, तो साथ में अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया
तो इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से क्या होगा, इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी इफ वी इंक्रीज द current sensitivity of a galvanometer, then voltage sensitivity also increases. Clear? Because the voltage sensitivity is inversely proportional to resistance of the coil. Clear? तो इसमें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में इतना ही। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि एक तो पहला क्वेश्चन बनता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, how it can be achieved. Clear? दूसरा क्या क्वेश्चन बनता है कि increase in current sensitivity may not necessary that voltage sensitivity also increases. ठीक है? Explain your answer. How we can increase the sensitivity of the galvanometer. तो इस तरह के मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो बनते हैं इसमें से। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी